साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत में काफी तेजी से बढ़ती हुई एक स्किन समस्या का, और इस समस्या का नाम है सोरियासिस। साथियों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि करीब करीब 3% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। आज हम सोरियासिस के क्या कारण हैं, सोरियासिस कितने प्रकार के होते हैं, सोरियासिस को कैसे हम आईएमसी प्रोडक्ट्स के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और इस बीमारी को ट्रीट करते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सा परहेज पे ध्यान देना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अंत तक ये वीडियो देखिए और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके उतना कीजिए, ताकि आपके भी टीम के अंदर इस प्रॉब्लम से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उनको भी समाधान मिले, और अगर आपके पास में ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जिनको सोरियासिस है तो आप उनको भी ट्रीट कर सके, उनको भी हेल्प कर सके। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। सोरियासिस जो है ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर के सेल्स हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को बाहरी जो एक अटैक होता है उससे बचाने के लिए जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स ही हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगते हैं। इसे हम साधारण लैंग्वेज में अगर कहें तो जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। सोरियासिस जो है वो कई प्रकार की होती है। उनमें से कुछ कॉमन आपको मैं नाम बता देता हूं और उनके क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली और सबसे आम तौर पे पाए जाने वाली जो सोरियासिस है उसका नाम है प्लैक सोरियासिस। ये प्लैक सोरियासिस जो है ये करीब करीब 80% लोगों में पाई जाती है। मतलब कि अगर आपके पास 10 सोरियासिस के केस आते हैं तो उसमें से करीब करीब 8 लोगों को इस प्रकार का सोरियासिस होगा। अब ये सोरियासिस जो है आमतौर पे एल्बो पे, घुटनों पे, बैक पे और स्कैल्प पे पाया जाता है। इसकी पहचान अगर आप करना चाहे तो कैसे करोगे? ये जो इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, जो हमारा चर्म होता है या चमड़ी होती है, वो सिल्वरी दिखेगी। मतलब जो सिल्वर होता है उसके समान चमकीली स्किन होती है, और कई बार उसके जो एजेस होते हैं, मतलब जो स्किन होती है वो थोड़ी उभार होगा उसके ऊपर, रेडिश भी दिखती है। इस सोरियासिस में कई बार इचिंग भी होती है और कई बार लोगों को बर्निंग भी होती है। अगला टाइप का जो सोरियासिस है वो है गट्टेड सोरियासिस। ये जो सोरियासिस है ये आमतौर पे 1 से 2% जितने भी सोरियासिस केस होते हैं उनमें से 2% लोगों को ये प्रकार का सोरियासिस होता है। ये प्रकार के सोरियासिस में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बिंदु जैसे सोरियाटिक पैचेस आ जाते हैं जो दिखने में काफी लाल होते हैं और छोटे छोटे पूरे शरीर में फैले होते हैं। अब ये जो सोरियासिस है आमतौर पे ये आपको अपर आर्म्स में मिलेंगे, अपर आर्म्स में मिलेगा, थाइस पे मिलेगा, और स्कैल्प के आसपास भी, इर्द गिर्द भी ये पाया जाता है। तीसरा प्रकार का जो सोरियासिस है उसे कहते हैं इनवर्स सोरियासिस। ये थोड़ा सा रेयर फॉर्म है। ज्यादातर ये आपको जहां पे पसीना ज्यादा होता है उस जगहों पे मिलेगा, जैसे बगल में मिलेगा, आर्मपिट्स में मिलेगा, ग्रॉइंस में, जांघों के बीच मिलेगा, बटक्स पे मिलेगा। तो ये आमतौर पे यहाँ पे पाया जाता है। महिलाओं में ये ब्रेस्ट के फोल्ड्स के नीचे भी पाया जाता है। चौथा जो सोरियासिस है, अगेन ये भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पीड़ादायक सोरियासिस है, जिसका नाम है पस्चुलर सोरियासिस। जैसा नाम है कि इस सोरियासिस के अंदर पस पाया जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के अंदर, और पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, बहुत रेडिश से स्पॉट्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस होगी, पूरे शरीर में दर्द होगा, फीवर के साथ में हो सकता है उसको बहुत ज्यादा धुरजारी या जिसे चिल्स कहते हैं वो भी आएगी। अगला जो सोरियासिस है वो है इरेथ्रोडर्मिक टाइप ऑफ सोरियासिस। ये जो सोरियासिस है
इस सोरियासिस में सीवियर इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है और साथ में जलन भी बहुत ज्यादा होती है। और इस सोरियासिस में भी जनरली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। अगला जो सोरियासिस है वो है नेल सोरियासिस, जहां पे शरीर के नाखून इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाखून जो हो गए वो चाहे वो हाथ के हो या पैर के, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में हाथ और पैर दोनों के नाखून इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे केस में जो नाखून है वो पूरे काले पड़ जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। उसमें से नाखून जो है वो खिरना मतलब टूटना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो ये बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ सोरियासिस में पाया जाता है। अगला जो प्रकार है वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस में जो व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको स्किन के साथ साथ उनके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि उनको भयंकर दर्द होता है पूरे शरीर में। सारे मेजर जो जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। छोटे जॉइंट्स जो फिंगर्स है, टोज है, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एल्बोज, नीज और शोल्डर्स, ये सारी जगह पे पेन आ जाता है। ये प्रकार के जो सोरियासिस है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेशेंट के अगर आप जांच करवाते हैं, जो रक्त परीक्षा करवाते हैं, उसके अंदर उनका सीआरपी बड़ा होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बड़ा होता है और उनका इरिथ्रोसाइट्स भी बड़े हो सकते हैं। ये सोरियासिस में और एक बात खास ये है कि कई बार पेशेंट को फीवर भी आता है। तो ये जो है ये कुछ प्रकार के सोरियासिस हैं। सोरियासिस आमतौर पे ठंड में ज्यादा परेशान करता है। ड्राई और ठंडा वेदर में सोरियासिस जो है वो बढ़ जाता है। आगे हम बात करेंगे सोरियासिस के कॉज क्या है, किन कारणोंवश सोरियासिस आता है। जैसे मैंने कहा कि सोरियासिस जो है एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जहां पे इंसान की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है और इस वजह से सोरियासिस आता है। तो बेसिक जो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो है कि एक तो जेनेटिक हो सकता है, मतलब वंश से आ सकता है, हेरिडेटरी, आपका जीन के अंदर कुछ दिक्कत हो गई वो पेशेंट के, इस वजह से आ रहा है। उसके साथ साथ अगर किसी को फैमिली में अगर दादा फादर को है तो उनको भी आ सकता है। मतलब मैटरनल साइड भी हो सकता है, पैटर्नल साइड भी, मतलब फादर के साइड से भी हो सकता है, मदर के साइड से भी ये इनहेरिडेटरी आ सकता है। साथ ही साथ स्ट्रेस जो है ये बहुत मेजर कारण है सोरियासिस का। आज के जीवन में हर एक व्यक्ति स्ट्रेस से गुजरता है और ये सोरियासिस को ट्रिगर कर सकता है। अगला जो है कारण वो है मेडिकेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हैं, जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं जो बीपी कंट्रोल करने के काम में आता है, एसीई इनहिबिटर्स है, ये भी जो है हार्ट के और बीपी के पेशेंट्स को दिया जाता है। साथ ही साथ लिथियम जिसमें मेडिसिन में मिला होता है वो भी ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसी कई प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर कर सकती है। कुछ लोगों को एलर्जीज होती है, जैसे कि कोई फर से एलर्जी है या किसी वस्तु से, खाने की वस्तु से एलर्जी है, वो भी जो है सोरियासिस को ट्रिगर करने में उसका मेजर कारण हो सकता है। साथ ही साथ कई बार स्किन इंजरी, अगर मान लीजिए कि लगातार एक पार्ट पे स्किन पे इंजरी हो रही है, उस पे घाव लग रहा है, मान लीजिए नॉर्मल इचिंग है और व्यक्ति खुजाते जा रहा है, तो हो सकता है कि वहां की स्किन के ऊपर इंफेक्शन होकर वो भी सोरियासिस को ट्रिगर करने का कारण बन सकता है। छोटे कारणों में अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और हार्मोनल चेंजेस भी सोरियासिस के कारण बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम आईएमसी प्रोडक्ट्स के द्वारा सोरियासिस को ट्रीट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी कोई भी बीमारी ट्रीट करते समय या मैनेज करते समय कभी भी कोई भी गारंटी ना दें। कभी भी ये वर्ड क्योर हो जाएगा, गारंटी है, 100% है, ऐसा कभी भी ना कहें, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई पेशेंट कोई डॉक्टर के पास भी जाता है, वो भी कोई भी बीमारी को ठीक करने की गारंटी नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति किसी लॉयर के पास जाता है अपना केस लेके, वो लॉयर भी कभी भी कोई गारंटी नहीं देता कि वो 100% वो केस जीत लेगा।
कभी भी हम बच्चे को अपने स्कूल के अंदर दाखिला देते हैं तो वहां के अध्यापक या वहां के प्रिंसिपल कभी भी ये गारंटी नहीं देंगे कि आपका बच्चा हमारी स्कूल से निकल के 100% सफल व्यक्ति बनेगा या कोई बहुत बड़ा आईपीएस या आईएएस या इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर बनेगा। कोई प्रकार की गारंटी ना दे प्लीज। ये जो मैं प्रोडक्ट्स भी आपको मैं बता रहा हूं, ये मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर किसी प्रोडक्ट को देके आपको अगर सोरियासिस में लाभ मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये सारा जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है फिलहाल उसके ऊपर, कितने समय से मतलब क्रॉनिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, और उसके एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में जो है वो कैसी, बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहता है या बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रहता है, और उसका आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, घर का है, ऑफिस का है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है नहीं है, ये सारी चीजों पे ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है। और उसी के हिसाब आधार पे प्रोग्नोसिस, मतलब उसका जो रिलीफ होगा या उसको कितना जल्दी आराम होगा, ये सारी चीजें इन सारी बातों पे निर्भर करती है। तो हम बात करेंगे आईएमसी प्रोडक्ट से कैसे आप एक व्यक्ति को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सोरियासिस जैसे मैंने कहा कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले पेशेंट को डिटॉक्स करना पड़ेगा। हो सकता है पेशेंट आपके पास में आया है, उसके पहले वो कई प्रकार की मेडिसिन खा चुका है, उसमें हो सकती है एलोपैथी हो सकती है, उसमें अलग यूनानी हो सकती है, कई प्रकार की और मेडिसिन हो सकती है। तो पहले हमें उनके शरीर को डिटॉक्स करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो उसमें सबसे पहले 3 हफ्ते का डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एलोवेरा, हिमालयन बेरी, एलोवेरा, श्री तुलसी, गौमूत्र, फुट पैच और लिव केयर सिरप। माफ कीजिएगा मैंने हिमालयन बेरी बोला, फिर से मैं बता रहा हूं। जो डिटॉक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो है एलोवेरा, श्री तुलसी, गौमूत्र, लिव केयर सिरप और फुट पैच। अब ये जो डोज है, ये सारे डोज आपको डिपेंड करता है फिर से पेशेंट की एज कितनी है, कितने समय से ये प्रॉब्लम से पीड़ित है पेशेंट, और उसका कंडीशन कैसा है। ये आप 2 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। हिमालय आपका गौमूत्र जो है 20 ml सुबह शाम दीजिए, एलोवेरा 30 ml सुबह शाम दीजिए, श्री तुलसी 5-5 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, लिव केयर सिरप 15 ml सुबह शाम दीजिए, और फुट पैच जो है वो 5 दिन तक लगवाइए। जैसे ये 3 हफ्ते का डिटॉक्सिफिकेशन खत्म होता है, चौथे हफ्ते से आपने उनको जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो एक ट्रीटमेंट का है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें एलोवेरा हो गया, हिमालयन बेरी हो गया, पंचगवा सोप हो गया, गौमूत्र है, स्ट्रेस अवे है, ट्रू हेल्थ है, एंड हमारा एलो हर्बल जेल है। फिर से ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ट्वाइस डेली स्टार्ट कीजिए, दिन में 2 बार। जितने भी लिक्विड्स हैं वो खाना खाने के बाद दीजिए, और अगर कोई टैबलेट दे रहे हैं, जैसे अभी आपने इस केस में ट्रू हेल्थ देना है, तो आप खाना खाने के पहले दे दीजिए। एलो हर्बल जेल उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, या स्क्रैच कर करके जिनको बहुत ज्यादा खून वगैरह आ रहा है या जख्म हो गया, वहां पे आप एलो हर्बल जेल दे सकते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये अनुभव किया है कि ज्यादातर लोग एलो हर्बल जेल और श्री तुलसी मिला के लगवाने को कहते हैं। कई बार सोरियासिस केसेस में जो है, अगर आप एलो हर्बल जेल और श्री तुलसी मिला के लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसा ना करें, पहले सिर्फ एलो हर्बल जेल ही लगवाएं। अब साथियों, ये सारा जब ट्रीटमेंट चलेगा तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फेज है, जब 3 हफ्ते आप डिटॉक्सिफाई करते हैं, तब हो सकता है पेशेंट को किसी प्रकार के सिम्टम्स आएंगे। हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की सी बढ़ जाएगी, हो सकता है उसको इचिंग थोड़ी सी बढ़ जाए, हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए, उसको हो सकता है कि ज्यादा पेशाब आए, उसको ज्यादा पसीना आए। पेशेंट ऐसी कंडीशन में घबरा जाएगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो रहा है, शरीर में से टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं। तो शरीर में से टॉक्सिन बाहर आने के जो रास्ते हैं वो है पसीने के द्वारा बाहर आ सकता है, या पेशाब के द्वारा बाहर आ सकता है, या लूज मोशन होकर बाहर आ सकता है। तो बिल्कुल घबराइए मत, पेशेंट को कहिए कि वैसे के वैसा आप प्रोडक्ट चालू रखिए। तो साथियों, ये था ट्रीटमेंट के बारे में।
अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि परहेज क्या करना है। सोरियासिस के जो पेशेंट्स हैं उनको आप खट्टी चीजें खाने से मना कीजिए, जैसे अचार हो गए, नींबू का अचार है या आम का अचार है या किसी भी प्रकार की चटनियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा खटाई डाली हुई है, इमली है, ये सारी चीजें उनको अवॉइड करने को कहिए। साथ ही साथ उनको कुछ सब्जियां हैं जिससे सोरियासिस बढ़ता है, जैसे बैगन या ब्रिंजॉल है, अरबी की सब्जी है। कुछ कुछ बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं उनके अंदर उनको भिंडी भी जो है वो भी काफी तकलीफ देती है, तो वो भी अवॉइड करने के लिए कहिए। साथ में उनको ये कहिए कि सुबह सुबह उठ के हल्का जो धूप होती है 6:30-7 बजे की, तो उस समय धूप में जाके एक 5 से 10 मिनट खड़ा रहने को कहिए, ताकि उनके शरीर में विटामिन डी जाएगा तो वो बेटर रहेगा। साथ ही साथ खूब सारा पानी पीने को कहिए, बहुत ज्यादा पानी पीना है, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। पानी के अंदर 1 बूंद तुलसी डाल के पिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ध्यान ये रहे कि जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के हो, मुलायम हो, ज्यादा इरिटेशन ना करें। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है सोरियासिस पेशेंट को ट्रीट करते समय। तो साथियों, ये था वीडियो सोरियासिस पे। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपने किसी सोरियासिस पेशेंट को ट्रीट किया है, हैंडल किया है, आपके पास भी कोई सोरियासिस पेशेंट आया है तो आपने उनको किस प्रकार से कौन सी मेडिसिन देके आपने ट्रीट किया है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार की वजह से सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है और मेरा मैंने एक मिशन लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ अवेयरनेस करवा सकूं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस करवा सकूं। इस अभियान में आप लोग जुड़ के बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। आई विश यू ऑल ग्रेट हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।